तो आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी यहां की गई है। इधर 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को ही आएंगे। तो दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लगातार तैयारियां तेज की जा रही हैं। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव की जो तैयारी है वो तेज की जा रही है। राजनीति भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगी। आपको बताते चलें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 5 फरवरी को जब मतदान होगा, इसी के साथ ही अब आचार संहिता भी लागू हो गई है दिल्ली में। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु सर जुड़ चुके हैं। सर, बीते कुछ समय में हमें दिल्ली में काफी उठापटक देखने को मिली। अगर हम बात ग्राफ वाइज करें तो 2015 से लेकर उसके बाद जब 2020 में जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी हमेशा ही यहां बहुमत में रही है। काफी 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी को यहां पर जो प्रतिशत है वोटिंग का वो मिला। लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बदलेंगे? चूंकि बीते कुछ महीनों में या बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो काफी उठापटक भी आम आदमी पार्टी के भीतर हुई है। कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने की भी कई बार कोशिश की गई। तो इस बार क्या लगता है कि क्या समीकरण बदलेंगे या उसी तरह से ग्राफ चलेगा? देखिए नैन्सी, इस बार दिल्ली का चुनाव वाकई में काफ़ी टफ चुनाव है, चाहे केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी आम आदमी के लिए हो, या बीजेपी या कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जीरो रही है 2 चुनाव से। कांग्रेस को वहाँ पर अपना आधार बनाना है और कांग्रेस वो उस चेहरे को आगे, संदीप दीक्षित को आगे करके चल रही है दिल्ली में, जिनकी माँ ने दिल्ली की किस्मत तकदीर बदल दी थी। दिल्ली में जो मेट्रो आई है उनकी माँ के समय का है। दिल्ली में जो विकास हुआ, उनकी माँ शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उस दौर का माना जाता है। तो दिल्ली का एक तरीके से पूरी तस्वीर उन्होंने बदली थी। तो कांग्रेस उनको लेकर आगे चल रही है। यहाँ जो केजरीवाल की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी का जो उद्भव है वो हमको देखना होगा। आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ आंदोलन के जरिए उपजी हुई पार्टी है। भ्रष्टाचार मुक्त होने का उन्हें नारा दिया था। और अब जो आपका सवाल था वो यहीं पर आता है कि वही पार्टी, वही नेता जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, उन्हीं नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जेल तक रह के आ गए। केजरीवाल भी 170 दिन से ज़्यादा तक जेल में रहे हों। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो इमेज थी, करप्शन फ्री इमेज थी, जो दूसरी पार्टियों पर वो सवाल खड़े करते थे, अब वो इमेज इनकी कहीं ना कहीं धुल गई है। दूसरी बात एक फ्रीबीज की है, जो आम आदमी पार्टी के विकास में या उनको लगातार सफलता दिलाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा दिल्ली में, वो फ्रीबीज जो देते रहे हैं। महिलाओं को फ्री बस सेवा देना, मुफ्त इलाज देना, वो इस तरीके से शिक्षा का है। तो उनकी जो फ्रीबीज की जो स्कीम्स थी वो अब तमाम पार्टियों के घोषणा पत्रों में वो स्कीम्स आ गई। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना तो बीजेपी हर राज्य में ला रही है, कांग्रेस भी लगभग वैसी योजना लेकर आ रही है। तो जितनी फ्रीबीज का जो मामला है वो उनका एकाधिकार उनका नहीं रह गया है। तो आप यदि कह रहे हैं कि हम 2000 देंगे तो सामने वाली पार्टी 2500 देने को तैयार है उसी स्कीम पर, यदि उनकी सरकार बनती है। तो यहाँ पर केजरीवाल के सामने चुनौती बड़ी तगड़ी है और इसीलिए दिल्ली का चुनाव इस बार काफ़ी टफ है। प्रधानमंत्री, यदि हम कहें कि आज जो चुनाव की घोषणा हुई है उसके पहले प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम दिल्ली में हो चुके हैं। वो वहाँ पर कई योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास कर चुके हैं, बहुत सारी सौगातें दिल्ली को दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि 15 साल बाद दिल्ली में वापस अपना कब्जा हासिल करे और फिर दिल्ली में जैसे पहले पूरे देश में उनकी सरकार चल रही है दूसरे राज्यों में, उस तरीके से दिल्ली में भी बीजेपी की जो है डबल इंजन की सरकार बने। बिल्कुल, लेकिन जिस चीज का आपने भी जिक्र किया योजना का, हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड कर लें, महाराष्ट्र कर लें, कर्नाटक कर लें, हर जगह योजना वही थी, कॉपी पेस्ट योजना की गई है। इस बार जो ट्रेंड चला चुनाव में वो महिलाओं को लेकर चला। महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया, महिलाओं के लिए विशेष योजना लाई गई। मध्य प्रदेश में अलग योजना भी है, हर जगह नाम बदला गया है, स्टेट वाइज योजनाओं के नाम में परिवर्तन किया गया। दिल्ली में भी अब उसी प्रकार की योजना लाई गई। क्या लगता है कि क्या वाकई जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने काम किया, जादू चलाया, क्या वाकई दिल्ली में भी योजना जो महिलाओं के लिए लाई गई है, क्या वो गेम चेंजर साबित होगी? देखिए नैन्सी, ये जो महिलाओं की जुड़ी योजना है इसका एक ट्रेंड और दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, वो महिलाओं को 1250 रुपये दे रहे थे। कांग्रेस ने 1500 रुपये देने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, बीजेपी को सफलता मिली।
महाराष्ट्र में वो लाडकी बहना योजना में वो पैसा दे रहे थे, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी उससे ज़्यादा देने की घोषणा की, लेकिन सफलता उनको मिली जो दे रहे थे। हम झारखंड में देखते हैं, हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, मुख्यमंत्री, उनने जो देना शुरू किया वो दे रहे थे। बाकी बीजेपी ने भी वहाँ पर देने की घोषणा की, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। तो जो महिला वोटर है वो उस पर भरोसा करता है जो सरकार दे रही है। यहाँ केजरीवाल ने अभी 1000 रुपये के फॉर्म भरवाने शुरू किए हैं। वो कह रहे हैं चुनाव बाद उनको 2100 2000 रुपये देंगे महिलाओं को। उसको लेकर उनकी ही सरकार की जो उनकी स्कीम्स है उसको लेकर उनकी सरकार के द्वारा ही उसको झूठा बताते हुए विज्ञापन जारी कर दिया गया, प्रचार किया गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनकी जो केजरीवाल जो कह रहे हैं, चूंकि केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो जो केजरीवाल कह रहे हैं उसको लेकर सवाल उनकी सरकार के अंदर से ही उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये योजना कितना किसकी तरफ जाएगी ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन उनकी जो फ्री बस की योजना थी महिलाओं के लिए, उसने तो कमाल किया ही पिछले चुनाव में, उसका फायदा उनको मिला है। तो निश्चित तौर पर यदि यहाँ पर भी महिलाएं यदि उधर जाती हैं तो हो सकता है केजरीवाल का अपर हैंड यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन एक और सवाल मेरा रहेगा कि क्या लगता है आपको, कितना मुश्किल बीजेपी को दिल्ली में मेरा सवाल ये था कि बीजेपी के लिए दिल्ली में इस बार चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 2015 में हमने देखा बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। उसके बाद 2020 में अगर आते हैं तो 3 से बीजेपी थोड़ा सा आगे बढ़ी, लेकिन 8 सीटों पर ही सिमट गई। अब जब चुनाव 2025 में होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, चूंकि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें, विधानसभा चुनाव में जो राज्य सरकार है उसे जो जनता है ज्यादा बहुमत देती है, उसके प्रति ज्यादा लुभावन रहती है। लेकिन अगर बात लोकसभा चुनाव की करते हैं तो लोकसभा चुनाव में अक्सर मोदी फेस हाइक हावी हो जाता है और जनता मोदी जी के फेस पर अपना चुनाव देती है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली में फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, फेस पर जनता वोट करेगी, या फिर जो फ्री की योजनाएं दी जा रही हैं इतने सालों से, या जनता उसकी तरफ जाएगी? जैसे दिल्ली के मतदाता इस मामले में थोड़ी सी अलग सोच रखते हुए दिखाई देते हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। आप देखिए दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी को पूरी की पूरी सीट दे देते हैं वो लगातार, लेकिन विधानसभा चुनाव आता है तो एक बार 3 एक बार 8 सीटों पर बीजेपी को रोक के रख लिया उनने। कांग्रेस को दोनों बार उन्होंने 0 पर रखा है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली का मतदाता बहुत अलग सोच रखता है। वो जब राष्ट्रीय मसलों की बात करता है तो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसकी तरफ उसको झुकाव दिखाई दिया। राज्य के जब चुनाव आते हैं दिल्ली के तो वो फिर अपने फायदे की बात सोचकर वोट करता है। वहाँ का मतदाता ये ज़्यादा दिखाई दिया है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर जो नीचे तबके के वोटर हैं या कामकाजी लोग हैं सब दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जिनको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर चाहिए, आवास की सुविधा चाहिए, उनको इलाज अपने घर के पास चाहिए, उनको शिक्षा फ्री की सस्ती चाहिए, उनको आवागमन का साधन चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए वो उसको वोट किया। और एक जो एलिट क्लास का जो वोटर है, जो कहें ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो उन मुद्दों पर कोरिलेट करता था केजरीवाल को जिन मुद्दों पर केजरीवाल दूसरी पार्टियों को घेरा करते थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या दूसरे भी जो मुद्दे हैं केजरीवाल को लेकर। क्योंकि केजरीवाल की छवि जो है एक एनजीओ से आए हुए नेता की है, वो यूपीएससी पास आउट हैं, इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं, तो उनको लेकर एक अलग तरीके का वहाँ का लोगों का रुझान दिखाई दिया। लेकिन अब इस रिजिम में यदि हम बात करते हैं, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब केजरीवाल भी बिल्कुल बाकी पार्टी के नेताओं की तरह दिल्ली के लोगों के सामने खड़े हैं। उनके ऊपर भी दामन पर भी वैसे ही दाग हैं, उनके दामन में भी उतना ही उजलापन है जैसे दूसरे नेताओं का है। उनकी घोषणाएं चाहे यमुना साफ करने की घोषणा हो, जिसको लेकर वो लगातार बात करते रहे, यमुना की टाइम लिमिट देते रहे, यमुना की सफाई नहीं हुई। अब उसका दोषारोपण वो दूसरों राज्यों पर करते हैं। पराली जलाने की बात होती है, दिल्ली में प्रदूषण की बात होती है, तो पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है उसकी बात नहीं करते हैं। वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, जबकि साइंटिफिक भी ये सही नहीं है। क्योंकि हवा जो है, जो पराली वाली जो धुआं आता है वो ऊपर उत्तर से आता है। मध्य प्रदेश दिल्ली के दक्षिण की तरफ है, तो वहाँ की हवा जाने का भी वहाँ प्रभाव नहीं है। तो इस तरीके की जो केजरीवाल जो बातें करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा तबका जो मतदाता है, जो आमतौर पर केजरीवाल से कोरिलेट करता था, उनकी बातों से प्रभावित होता था, इस बार वो सोचने पर विवश होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार चुनावी जो घोषणाएं हैं वो सभी पार्टी लुभावनी घोषणाएं एक तरह से कह सकते हैं, लॉलीपॉप जनता के लिए कह सकते हैं कि सभी पार्टियों के द्वारा बराबर की दी गई हैं। अब जनता को यह तय करना है कि अब जनता अपना प्रतिनिधि किससे चुनेगी, या दिल्ली में इस बार अब किसकी सरकार जनता चाहेगी। इंतजार करना होगा 5 फरवरी तक का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
तो आपको बताते चलें कि दिल्ली में चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। और अब चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अभिषेक की ओर। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव को लेकर ऐलान किया जा चुका है। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास? चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के जो शेड्यूल है वो जारी किए हैं और दिल्ली के ही तारीखों पर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मिल्कीपुर, देखिए मिल्कीपुर अयोध्या लोकसभा सीट है, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा सीट है। यहीं से मौजूदा अयोध्या सांसद सपा विधायक अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हराया। कहीं ना कहीं भाजपा बदला लेने के लिए बेकरार है और 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा सीट के साथ ही यहाँ पर भी नतीजे आएंगे। तो देखिए, जो दिल्ली विधानसभा का शेड्यूल है, दिल्ली की 70 सीटों का शेड्यूल है, वही शेड्यूल अयोध्या की मिल्कीपुर को लेकर है। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो या यूपी सरकार के वो 6 मंत्री जो मिल्कीपुर में प्रभारी बनाए गए हैं, सभी की साख दांव पर लगी है। ये ऐसा लंबे समय बाद पहला उपचुनाव होगा जहां पर पूरा देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है, जो राजनीतिक मसलों के जानकार हैं, वो इस चुनाव को पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अयोध्या बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। 90 के दशक से जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो अयोध्या में बीजेपी ने अपनी राजनीति का एक केंद्र बिंदु तैयार किया, लेकिन वहीं उसी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे सवाल उठे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करके अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाती है या इसके अलावा समाजवादी पार्टी लोकसभा की जीत को मिल्कीपुर में भी बरकरार रखती है। देखिए, सामने पीडीए है और पीडीए इन दिनों यूपी की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जो युवाओं के बीच लोकप्रिय है, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुत पहले ये घोषणा हो चुकी थी, अब ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। बीजेपी के लिए 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन बड़ा नाम बाबा गोरखनाथ का है, क्योंकि 2017 से 2022 तक यानी 5 साल रह चुके हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव है यूपी की राजनीति की दशा और तमाम। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है, बीजेपी का जो खोया हुआ सम्मान है, वो अब बीजेपी वापस इस चुनाव के जरिए पाने की कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको, चूंकि बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वो इस सीट पर कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है और ऐसे में अब महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो लगातार चर्चाएं तेज की जा रही हैं और ऐसे में जो तैयारी तेज की जा रही है, क्या उसके जरिए बीजेपी अपना खोया हुआ सम्मान पा सकती है? देखिए, बिल्कुल महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ अयोध्या से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। यानी प्रयागराज और अयोध्या की दूरी 60 से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन मिल्कीपुर और राम मंदिर की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। तो महाकुंभ से ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई राजनीतिक समीकरण हो या धार्मिक समीकरण हो या धार्मिक ध्रुवीकरण हो या जातीय गोलबंदी की कोई काट हो, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का राम मंदिर है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद लोग क्यों नाराज हुए बीजेपी से, इसका जो इसके पीछे की जो वजह है, इसकी मंथन, इसको लेकर चिंतन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। पर पिछले 15 दिनों में 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ स्तर की कमेटियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इन दिनों वैसे भी संगठन में चुनाव चल रहा है। जो सामाजिक नेता है बीजेपी के, जो पिछड़े और दलित वर्ग से है, उनसे भी सीएम ने अलग से बैठक की है कि आखिर जो पिछड़ों के बीच एक मैसेज गया था, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और जिसका जन्म अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बयान से हुआ था, उसका कितना धरातल पर अभी भी क्या असर है? अगर असर होगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उस असर को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने कमान संभाली है। 6 मंत्रियों को लगाया गया है। ये मंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार के कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, जिसमें जेपीएस राठौर है, जिनको संगठन का लंबा अनुभव है, सूर्य प्रताप शाही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु है। कुल जो 6 मंत्रियों को तैनात किया गया और सामने खुद योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उनके सामने अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद है, समाजवादी पार्टी का पीडीए है और अखिलेश यादव है। तो एक जो राजनीतिक महासंग्राम की बात होती है वो देखने को मिलेगा। और एक जो वास्तविक चुनाव है, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पीसी थी, उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से अपील करता हूं कि वो अयोध्या आए
और देखें कि यूपी में किस तरह से ये उनका एक तंज था, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव की तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अब मिल्कीपुर में किया जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया को अखिलेश यादव इन्वाइट कर रहे हैं, बाकायदा इसके लिए उनकी बताया जा रहा है कि सभा की बात चल रही है। बीजेपी का अपना तंत्र है, लेकिन जो चुनाव है वो महज एक चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। 2027 के चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल है, ये प्रयोगशाला का चुनाव है। ये यहाँ पर प्रयोग होगा कि हिंदुत्व महत्वपूर्ण है या फिर प्रदेश में पीडीए की राजनीति। बिल्कुल देखने वाली बात होगी अभिषेक की आखिरकार इस उपचुनाव में जनता क्या निर्णय लेती है। क्या बीजेपी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने में सफल रहेगी या नहीं रहेगी, जनता का क्या निर्णय होगा 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।